नमस्कार दोस्तों, डेफिडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार साहू। हमारा जो हिंदी प्रकरण के अंदर जो टॉपिक चल रहा था संधि का, उसमें हमने संधि के जो 3 भेद हैं उसमें सवर संधि वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। उसके 2 वीडियो हमने बना लिए हैं पहले। व्यंजन संधि के जो नियम है वो नियम भी हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम सवर संधि का जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि, उसका अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के अंदर कौन कौन से नियम है, विसर्ग का परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो हमारे जो संधि के अंदर हमने ये पढ़ा है कि संधि के जो भेद है वो मुख्य रूप से भेद है वो कितने हैं, 3 है। और 3 भेद हैं कौन कौन से, एक सवर संधि है, एक व्यंजन संधि है, और तीसरी जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। सवर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सवर संधि के हमने 5 उपभेद पढ़े हैं। एक दीर्घ संधि है, एक गुण है, वर्दी है, यण है और आदि है। व्यंजन संधि के कुछ हमने नियम पढ़े हैं, चाहे वो तीसरे वर्ण का नियम हो, 5वें वर्ण का नियम हो, मूर्धन्य वर्ण हो, च का आगम हो या स का आगम हो, इस प्रकार हमने इसके नियम पढ़े हैं। और आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि है क्या। विसर्ग संधि के बारे में यदि हम देखें तो विसर्ग के बाद या तो सवर का मेल होगा या फिर किसका होगा, व्यंजन का होगा। विसर्ग के बाद में सवर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में कहीं ना कहीं क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। और विकार उत्पन्न होगा तो वहां पर क्या होगी, संधि होगी। और संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि की परिभाषा के रूप में हम देखें, विसर्ग के साथ सवर या व्यंजन के मेल से यदि विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो संधि होती है वो कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग में सवर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। इसलिए हम कह सकते हैं विसर्ग संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 3 भेद हैं। 3 भेदों की हम बात करें तो एक है सत्ता विसर्ग संधि है, एक यदि हम देखें तो रुत्ता विसर्ग संधि है, और एक भेद की यदि बात करें तो कौन सी है, उत्तर विसर्ग संधि है। कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग के बाद में यदि या तो सवर का मेल होगा या फिर व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग में कोई ना कोई क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा। और मुख्य रूप से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक स्थान पर विसर्ग के अंदर तीनों स बनेंगे, मूर्धन्य स, तालव्य स या दंत्य स। एक स्थान पर विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, र में होगा। और एक स्थान पर हम विसर्ग का परिवर्तन किस में करेंगे, उ में करेंगे। तो इस प्रकार विसर्ग संधि के जो यदि भेदों की हम बात करें तो विसर्ग में होने वाले विकार के आधार पर विसर्ग संधि के जो भेद है वो कितने हैं, 3 है। एक सत्ता विसर्ग संधि, एक रुत्ता विसर्ग संधि और एक तीसरा कौन सा है, उत्तर विसर्ग संधि है। यदि हम तीनों भेदों की यदि बात करें तो विसर्ग संधि एक हो गया, उत्तर विसर्ग संधि, और तीसरा जो भेद है वो कौन सा है, रुत्वा विसर्ग संधि। एक परिवर्तन विसर्ग का यहाँ पर ये होगा, विसर्ग का जो परिवर्तन क्या होगा, तीनों स में परिवर्तन होगा, चाहे वो तालव्य स हो, चाहे वो मूर्धन्य स हो, चाहे वो कौन सा स हो, दंत्य स हो। इसे उत्तर विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, उ में हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्तर विसर्ग संधि है। और एक स्थान पर जो परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आधे र में हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तर विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम जो नियम पढ़ेंगे सत्ता विसर्ग संधि के अंदर किस प्रकार से ये स में परिवर्तन होगा, उत्तर में कैसे नियम होगा या उ में परिवर्तन कैसे होगा, उत्तर विसर्ग संधि के अंदर र कब बनेगा। तो पहला जो हमारा जो भेद है विसर्ग संधि के अंदर हम पढ़ेंगे सत्ता विसर्ग संधि। सत्ता विसर्ग संधि के अंदर हम देखें तीनों स बनेंगे, और तीनों जो स है वो किस प्रकार बनेंगे, तो इसका नियम ये है, देखो सत्ता विसर्ग संधि, इसके अंदर 3 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन ये होगा कि यदि पहले क्या आता है, विसर्ग आता है, पहले क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ जाए, या तो च आ जाए या फिर क्या आ जाए, छ आ जाए या फिर ये तालव्य स आ जाए। तो आपको इस विसर्ग का जो परिवर्तन है वो विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, तालव्य स में करना है। यदि पहले विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में यहाँ पर या तो कौन सा वर्ण आ जाए, च आ जाए या फिर छ आ जाए या फिर कौन सा आ जाए, तालव्य स आ जाए, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, पहले स में हो जाएगा या तालव्य स में हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन इसमें क्या होगा कि यदि पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद में या तो ट वर्ण आ रहा है, या विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, ठ आ रहा है, या विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, मूर्धन्य स आ रहा है, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन है वो आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। किस में परिवर्तन करना है, मूर्धन्य
सह में करना है। तीसरा परिवर्तन इसमें क्या होगा कि यदि पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद में या तो तैवर्ण आ रहा है या थ आ रहा है या फिर दंत्य स आ रहा है, तब आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, इस दंत्य स में करना है। तो विसर्ग संधि के अंदर जो पहला भेद है सप्तव विसर्ग संधि, इसके अंदर हम 3 परिवर्तन पढ़ेंगे। इस स्थान पर ये स बनेगा, तालव्य स बनेगा, एक स्थान पर मूर्धन्य स बनेगा और एक स्थान पर कौन सा बनेगा, दंत्य स बनेगा। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में देखें, यदि आपको एक उदाहरण दे रखा है आ विसर्ग चर्य, आ विसर्ग चर्य इस प्रकार दे रखा है, तो यहाँ पर देखो पहले जो स्वर आ रहा है, स्वर के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, च आ रहा है। इस नियम के अनुसार विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आपको स में करना है। अब स ये देखेंगे यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में होगा या तालव्य स में होगा या फिर दंत्य स में होगा। तो यदि विसर्ग के बाद में यहाँ पर च आता है तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, तालव्य स में करना है। तो आ विसर्ग जो चर्य है, इससे यदि हम शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर आ का आ हो गया, विसर्ग का परिवर्तन आधे स में हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन करना नहीं है। आ विसर्ग चर्य से ये क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, हरि विसर्ग चंद्र दे रखा है, हरि विसर्ग क्या दे रखा है, चंद्र दे रखा है। अब यहाँ पर जो स्वर आ रहा है ई स्वर है, ई के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, च वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है, च वर्ण आ रहा है। अब आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो इस नियम के अनुसार किस में करना है, पहले स में करना है, तालव्य स में इसका परिवर्तन करना है। तो हरि विसर्ग चंद्र से इसका शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, है का है हो गया, री का री हो गया। विसर्ग का परिवर्तन हमने स में कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन करना नहीं है। ये हरि विसर्ग चंद्र से क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। यदि हरिश्चंद्र के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, हरि विसर्ग क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। और हरि विसर्ग चंद्र से इसका शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार सप्तव विसर्ग संधि के अंदर पहला जो परिवर्तन है वो विसर्ग के बाद में च या स आ जाए तो आपको परिवर्तन किस में करना है, तालव्य स में करना है। इस प्रकार हम देखें एक उदाहरण है, ने विसर्ग च दे रखा है, ने विसर्ग च। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग है। पहले यहाँ पर कोई भी स्वर आ सकता है, चाहे ए स्वर हो या आ स्वर हो, कोई भी स्वर हो, उसके बाद में विसर्ग है, और इसके बाद में यदि च आता है तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, इस तालव्य स में करना है। और इसका हम देखेंगे नी का नी हो गया, विसर्ग का परिवर्तन स में हो गया, और ये शब्द क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। निश्चय के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है, और संधि विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, नी विसर्ग क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें, नी विसर्ग यहाँ पर क्या आ रहा है, छल आ रहा है, नी विसर्ग क्या आ रहा है, छल है। तो यहाँ पर ई के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, छ वर्ण आ रहा है। तो चाहे च आ जाए या छ आ जाए या फिर स आ जाए, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, पहले तालव्य स में करना है। तो हम देखेंगे नी का नी हो गया, इसका परिवर्तन स में कर दिया, और छ, ये शब्द क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहला जो नियम है उसके अनुसार हमें विसर्ग का जो परिवर्तन है वो विसर्ग के बाद में च या स आने के बाद में इसका जो परिवर्तन है वो किस में करेंगे, तालव्य स में करेंगे। दूसरा जो परिवर्तन ये होगा, विसर्ग के बाद में यहाँ पर टैट है या स आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। जैसे एक उदाहरण हम देखें, उदाहरण है धनु विसर्ग टंकार, धनु विसर्ग टंकार दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो उ के बाद में विसर्ग आ रहा है, इसके बाद में जो वर्ण है वो वर्ण कौन सा आ रहा है, ट आ रहा है। अब ये विसर्ग का परिवर्तन तो स में होगा, लेकिन स कौन सा आएगा, तो स ट के कारण यहाँ पर जो स आएगा वो कौन सा करना है, आपको मूर्धन्य स में परिवर्तन करना है। तो इसका जो परिवर्तन करेंगे तो ये स में परिवर्तन हो गया, ये शब्द क्या बनेगा, धनु स टंकार हो जाएगा। ये मूर्धन्य स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो धनुष टंकार के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है, और संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, धनु प्लस में क्या हो जाएगा, टंकार हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण दे रखा है आपको, चतु विसर्ग टीका, चतु विसर्ग टीका दे रखा है। अब यहाँ पर उ के बाद में यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ट वर्ण आ रहा है, और ट के कारण इस विसर्ग का जो परिवर्तन है वो आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। तो मूर्धन्य स में करेंगे तो यहाँ पर च का च
तो इसका परिवर्तन स में हो गया, बाकी कोई परिवर्तन करना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, चतुष्टिका। चतुष्टिका के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, चतु विसर्ग क्या हो जाएगा, टिका हो जाएगा। तो दूसरा परिवर्तन हमने ये पढ़ा है कि विसर्ग के साथ यदि ट या ठ या फिर इस मूर्धन्य स का यदि मेल होगा तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, मूर्धन्य स में हो जाता है। तीसरा यदि परिवर्तन हमने ये पढ़ा है सप्तम विसर्ग संधि के अंदर, तीसरा परिवर्तन क्या होगा, यदि विसर्ग के बाद में या तो त आ जाए या थ आ जाए या फिर ये दंत्य स आ जाए, तो आपको विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, दंत्य स में करना है। जैसे आपको दे रखा है न में विसर्ग ते दे रखा है, न में विसर्ग क्या दे रखा है, ते दे रखा है। तो यहाँ पर ए के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तय आ रहा है। अब इस विसर्ग का जो परिवर्तन है वो स में होगा, लेकिन स कौन सा आएगा, तो यहाँ पर तय के कारण यहाँ पर स कौन सा आएगा, दंत्य स आएगा, और दंत्य स आएगा तो ये शब्द क्या बनेगा, न में विसर्ग तय से क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, नमस्ते। अब इसके अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, और इसका विच्छेद पूछे तो क्या हो जाएगा, नमः प्लस में क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। इसी प्रकार आपको उदाहरण दे रखे हैं विसर्ग संधि के अंदर, एक उदाहरण है सिर विसर्ग त्राण दे रखा है, सिर विसर्ग त्राण दे रखा है। यहाँ पर देखो रै के अंदर जो स्वर है वो ए, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है, अब देखो त्रय के अंदर यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन सा है, पहले तय और रै, आधा तय, तो यहाँ पर तय आ रहा है। अब यहाँ विसर्ग का जो परिवर्तन है वो तय के कारण किस में हो जाएगा, स में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स कौन सा आएगा, तो यहाँ पर स कौन सा आ जाएगा, दंत्य स आएगा। तो दंत्य स आएगा, इसका हम शब्द बनाएंगे तो सिर त्राण हो जाएगा, सिर त्राण, तो सिर का कवच हो गया, सिर का कवच। तो ये इस प्रकार यदि आपको विसर्ग के बाद में यदि छ या तालिवे यदि स दे रखा है तो आपको विसर्ग का परिवर्तन तालिवे स में करना है, और विसर्ग के बाद में टेट है या मूर्धन्य स दे रखा है तो आपको विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में करना है, और विसर्ग के बाद में तैत है या दंत्य स आता है तो आपको विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, दंत्य स में करना है। एक उदाहरण है जिस प्रकार ये दे रखा है आपको, नी विसर्ग शुलक दे रखा है, नी विसर्ग शुलक दे रखा है। अब यदि हम देखें यहाँ पर तो पहले यहाँ पर नी का नी हो गया, अब यहाँ पर विसर्ग आता है, विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, स आ रहा है, स कौन सा है, तालिवे स है। तो अब आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, स में करना है, स में कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, और ये शब्द क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। संधि के धातु ये शब्द क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा, और इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी विसर्ग क्या हो जाएगा, शुल्क हो जाएगा। लेकिन शब्द शुद्धि के आधार पर देखें तो ये शब्द भी क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, नी विसर्ग शुल्क। यहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होकर केवल संयोग के रूप में है, और यहाँ पर क्या है, संधि के कारण क्या हो रहा है, विसर्ग में क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, और विकार उत्पन्न के अनुसार ये विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो रहा है, स में हो रहा है। तो इस प्रकार के जहाँ पर उदाहरण आएंगे वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि के अंदर हमने पहला जो नियम है जो सप्तम विसर्ग संधि है उसके अंदर 3 स बनेंगे, और 3 स कौन कौन से, एक तो पहला स कौन सा है, तालिवे स, और एक कौन सा है, मूर्धन्य स, और एक कौन सा है, दंत्य स। ये तीनों स बनेंगे, और तीनों स कब बनेंगे, यदि च और छ आ जाए तो उसके बाद में आपको तालिवे पहला जो स है उसमें परिवर्तन करना है, टैट है के बाद में विसर्ग के बाद में टैट है आ जाए, मूर्धन्य स आ जाए तो मूर्धन्य स में परिवर्तन करना है, और दंत्य स आ जाए तो आपको किस में करना है, दंत्य स में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, इस प्रकार दे रखा है, नी विसर्ग शवार्थ दे रखा है, नी विसर्ग शवार्थ। अब यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, स में करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये निःशवार्थ हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, और नियम के अनुसार देखें तो विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, दंत्य स आ रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन हमने किस में कर दिया है, दंत्य स में कर दिया है। तो विसर्ग संधि के अंदर पहला हमने जो नियम है, तीनों जैसे स में परिवर्तन होंगे वो नियम हमने पढ़ लिए है। दूसरा हम देखें विसर्ग संधि के अंदर एक जो नाम दिया गया है वो दिया गया है उत्तव विसर्ग संधि। उत्तव विसर्ग संधि से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन है वो आपको किस में करना है, उ में करना है। विसर्ग संधि के अंदर यदि हम दूसरे भेद की बात करें तो ये दूसरा भेद है उत्तव विसर्ग संधि। यहाँ पर देखो
उत्तर विसर्ग संधि इसका तात्पर्य है कि विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, उ में हो जाएगा। यहाँ पर नियम ये है, नियम ये कहता है कि पहले क्या होना चाहिए, ए स्वर होना चाहिए। पहले जो स्वर कौन सा होना चाहिए, ए के बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन से वर्ण होना चाहिए, सघोष। कौन से वर्ण है, सघोष वर्ण है। और सघोषों में हम शामिल करेंगे वो कौन सा होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा आना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्लस में ये रे ले वे और है, ये इतने वर्ण हम शामिल करेंगे स्वरों को छोड़कर। तो आपको ए के बाद में यदि विसर्ग दे रखा है और विसर्ग के बाद में क्या दे रखा है, सघोष वर्ण दे रखा है, और सघोष में प्रत्येक वर्ण का तीसरा दे रखा है, चौथा, पांचवा, ये रे ले वे और है दे रखा है, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो नियम के अनुसार विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, उ में होता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया है, संस्कृत के आधार पर क्या दिया गया है, उत्तर विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पर उ से ठीक पहले यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा स्वर आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर ए और उ हो गया। अब हमने गुण संधि में ये पढ़ा है कि जब ए और उ स्वर आपस में मिलेंगे तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। तो उत्तर विसर्ग संधि के अंदर पहले ए स्वर होना जरूरी है और ए के बाद में यहाँ पर जो विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन से आने चाहिए, सघोष वर्ण आएंगे। तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, ओ में करना है। पहले विसर्ग का परिवर्तन उ में करेंगे, लेकिन उ के बाद में आपको क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए और उ दोनों मिलकर इसका परिवर्तन किस में हो गया है, ओ में हो गया है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हो जाएंगे तो वहां पर आपको विसर्ग के स्थान पर केवल क्या बनाना है, ओ बनाना है। तो वहां पर जो संधि होगी वो संधि कौन सी मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। और विसर्ग संधि के अंदर देखें तो ये कौन सी है, उत्तर विसर्ग संधि है। अब देखो पहले ए और ए के बाद में क्या आने चाहिए, विसर्ग आने चाहिए। जैसे यदि आपको कोई उदाहरण दे रखा है मने विसर्ग जय, मने विसर्ग क्या दे रखा है, जय दे रखा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर न के अंदर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जय। जय मतलब तीसरा जो वर्ण है तीसरा वर्ण है तो कौन सा है, सघोष है। अब इस नियम के अनुसार आपको जहां पर विसर्ग के बाद में यहाँ पर उ आ रहा है तो विसर्ग और इस ए का जो परिवर्तन है ये दोनों मिलकर इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो हम मैं का मैं लिख दिया हमने, ए और विसर्ग का परिवर्तन दोनों का परिवर्तन किस में हो गया, ओ में हो गया। तो न पर मात्रा किसकी लगाएंगे, ओ की लगाएंगे। जय का जय हो गया, ये शब्द क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। मन से उत्पन्न या मन में जन्म लेने वाला। और मनोज आपको यदि पर्यायवाची पूछे तो किसका है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार मनोज के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। नियम ये है कि पहले ए स्वर होना जरूरी है और ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में यहाँ पर कौन से हैं, सघोष वर्ण। सघोष वर्णों में तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये रे और है शामिल करेंगे। और विसर्ग का जो परिवर्तन है इस नियम के अनुसार किस में हो जाता है, उ में हो जाता है। लेकिन ए और उ दोनों मिलकर इसका परिवर्तन किस में हो गया, ओ में हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण है जहां पर ओ आ रहा है और ओ आ रहा है वहां पर संधि कौन सी होगी, ये विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, ओ में करना है। जैसे आपको दे रखा है सर विसर्ग जय दे रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स रे के नीचे यहाँ पर अलंत लगाएंगे तो यहाँ पर स्वर कौन सा आएगा, ए के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जय वर्ण आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में यदि यहाँ पर जय वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर संधि होगी। और संधि के कारण यहाँ पर हमने नियम ये पढ़ा है कि पहले ए स्वर उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में सघोष वर्ण हो। तो ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है वो आपको किस में करना है, ओ में करना है। किस में करना है, ओ में करना है। अब इसका हम शब्द देंगे, स का स हो गया, रे आता है, रे पर मात्रा किसकी लगाएंगे, ओ की लगाएंगे। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आ गई, बाकी कोई परिवर्तन करना नहीं है। ये शब्द क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। तो इस प्रकार सर विसर्ग जैसे क्या हो गया, सरोज हो गया। सरोज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। तो पहला नियम ये है कि ए के बाद में विसर्ग, उसके बाद में यदि सघोष वर्ण हो तो आपको विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, ओ में परिवर्तन करना है। जैसे अन्य उदाहरण हम देखें, एक उदाहरण दे रखा है आपको, यस विसर्ग दा, एक दे रखा है मन विसर्ग बल, एक है मन विसर्ग विज्ञान,
एक उदाहरण दे रखा है मन विसर्ग कामना, एक दे रखा है मन विसर्ग योग, एक उदाहरण है मन विसर्ग विकार दे रखा है। इस प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं और आपको पूछेगा ये निम्न में से संधि शब्द क्या होगा। तो यदि हम संधि शब्द की बात करें इस नियम के अनुसार देखें तो पहले यहाँ पर स के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद में यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, स को स्वर आ रहा है। तो इस ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आपको ओ में करना है। तो यहाँ पर यस प्लस में दा से देखेंगे तो इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशोदा। यशोदा के अंदर संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है। इसी प्रकार मना प्लस में बल देखें तो यहाँ पर न के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, ए के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है और यहाँ पर जो वर्ण कौन सा आ रहा है, बे मतलब स को सुनना आ रहा है। तो ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, आपको ओ में करना है। तो यहाँ पर मना प्लस में बल से देखेंगे ये शब्द क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोबल हो जाएगा। इसी प्रकार मना प्लस में विज्ञान से देखेंगे तो ये शब्द क्या होगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। अब यहाँ पर देखो मना प्लस में क्या दे रखा है, कामना दे रखा है। यहाँ पर न के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है। लेकिन विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, क आ रहा है। और क वर्ण ए गोसा या स गोस, तो हम देखें क जो वर्ण है वो कौन सा है, ए गोस है। हमने नियम ये पढ़ा है कि यदि वर्ण विसर्ग के बाद में कौन से वर्ण आने चाहिए, स गोस आएंगे तब तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, ओ में होगा। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो क मतलब क्या आ रहा है, ए गोस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन है वो किस में नहीं होगा, ओ में नहीं होगा। तो ये मनोकामना कोई शब्द नहीं होगा। संधि के नियम के अनुसार यदि आपको इस प्रकार दे रखा है कहीं पर मना प्लस में कामना से मनोकामना शब्द, तो ये संधि की दृष्टि से ये शब्द क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इस नियम के अनुसार यहाँ पर ए गोस वर्ण आ रहा है और ए गोस के कारण यहाँ पर जो परिवर्तन है वो किसमें नहीं होगा, ओ में नहीं होगा। तो ये मनोकामना कोई शब्द नहीं होगा। तो ये शब्द क्या होगा, ये मन कामना होगा। विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मनोकामना के स्थान पर आपको शब्द क्या करना है, मन कामना करना है। मन कामना शब्द के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा, मन प्लस में क्या होगा, कामना होगा। लेकिन ये मनोकामना कोई शब्द नहीं होगा। इसी प्रकार मन प्लस में योग हम देखें तो यहाँ पर न के अंदर क्या है, ए स्वर है। ए के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है और यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन सा है, ये वर्ण है वो कौन सा है, स गोस है। तो आपको यहाँ पर ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। मन प्लस में योग से क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। इसी प्रकार मन प्लस में विकार दे रखा है। यहाँ पर ए के बाद में क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, वह दे रखा है। वह भी कौन सा है, स गोस वर्ण है। तो यहाँ पर ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोविकार। तो ये नियम ये कहता है कि पहले ए स्वर होना चाहिए और ए के बाद में क्या है, विसर्ग और विसर्ग के बाद में यहाँ पर वर्ण है वो कौन से आने चाहिए, स गोस वर्ण आएंगे। एक बार हमने स्वरों को छोड़कर ये जो स गोस वर्ण लिखे हैं तो आपको ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, ओ में करना है। किस में करना है, ओ में करना है। इस प्रकार पहला जो नियम हमने ये पढ़ लिया है। इस प्रकार यशोदा है, मनोबल है, मनोविज्ञान है, मनोयोग है, मनोविकार है। इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जहां पर ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है वहां पर आपको जो परिवर्तन है वो किस में करना है, विसर्ग में करना है। या आपको इस प्रकार उदाहरण दे दिया तपोबल, और तपोबल के अंदर यदि आपको पूछ ले यहाँ पर संधि कौन सी है, संधि के आधार पर देखेंगे यहाँ पर दो मूल शब्द है। एक तो क्या है, तप है, दूसरा कौन सा है, बल है। तो आपको दोनों मूल शब्द लिखना है। एक तप ले लिया हमने और एक कौन सा ले लिया, बल ले लिया। अब देखो यहाँ पर अलग से ध्वनि आ रही है, वो किसकी आ रही है, ओ की आ रही है। ओ एक तो कहां पर बना है, हमने देखा है कि तो गुण संधि के अंदर यदि ए और उ का योग होता है तो वहां पर ए और उ का जो परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पहले ए आ रहा है और ए के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गुण संधि तो नहीं होगी, और गुण संधि नहीं होगी तो यहाँ पर ओ जो अलग से ध्वनि आ रही है वो किसका परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, विसर्ग के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जहां पर ओ वाली ध्वनि आ रही है वहां पर इसका परिवर्तन क्या करना है, आपको विसर्ग में परिवर्तन कर देना है। तो ये संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपा प्लस में क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा।
अब देखो पै के अंदर ए स्वर है, ए के बाद में विसर्ग आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, बै आ गया। तो ए और विसर्ग के स्थान पर हमने किसकी मात्रा लगा दी है, ओ की लगा दी, और ये शब्द क्या बन गया, टपो पर बन गया। तो इस प्रकार की जहां पर जितने भी उदाहरण आ रहे हैं ओ वाले आ रहे हैं, और जहां पर आपको दो मूल अलग शब्द है वहां पर आपको ये अलग मूल शब्द लेना है, और जहां पर ओ के स्थान पर आपको क्या लगा देना है, विसर्ग में परिवर्तन कर देना है। तो उत्तर विसर्ग संधि के अंदर पहला नियम हमने ये पढ़ लिया है कि जहां पर ए के बाद में विसर्ग आ जाए और उसके बाद में स गो स्वर्ण आ जाए, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, ओ में करना है। इसी का एक नियम और है, दूसरा नियम ये कहता है कि पहले जो स्वर है वो कौन सा है, ए स्वर है, ए के बाद में क्या है, विसर्ग है, और यहां पर ए स्वर हो, कौन सा स्वर हो, ए स्वर। तो यहां पर दो परिवर्तन करने हैं। दो परिवर्तन ये करना है कि ए और विसर्ग है, इसके स्थान पर तो आपको इसका परिवर्तन किस में कर देना है, ओ में कर देना है। विसर्ग का परिवर्तन यहां पर किस में कर देना है, ओ में कर देना है, और ये जो ए है और ए का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। उत्तर विसर्ग संधि के अंदर दूसरा नियम हम ये पढ़ रहे हैं कि ए के बाद में विसर्ग और इसके बाद में ए स्वर आ जाए, कौन सा स्वर आ जाए, ए स्वर हो तो, ए स्वर हो तो आपको दो परिवर्तन करने हैं। पहला तो ए और विसर्ग के स्थान पर आपको जो परिवर्तन करना है वो किसमें करना है, ओ में परिवर्तन करना है, और दूसरा जो काम ये करना है कि इस ए का दूसरे ए का क्या कर देना है, लोप कर देना है। जैसे देखो एक उदाहरण दे रखा है, मने विसर्ग अभिलाषा, मने विसर्ग अभिलाषा दे रखा है। अब इस नियम के अनुसार देखें, हम मैं का मैं लिख दिया, यहाँ पर न के नीचे हल लगा दिया, तो यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद में क्या है, विसर्ग है, और अंतिम वर्ण का जो प्रथम जो वर्ण है वो कौन सा है, ए। यहाँ पर भी क्या है, ए क्या है, स गो स्वर्ण है, लेकिन यहाँ पर नियम दूसरा ये है कि यदि पहले ए दे रखा है और ए के बाद में विसर्ग है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, तो आपको दो परिवर्तन करने हैं। दो परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो ये करना है, ए और विसर्ग का जो परिवर्तन है इन दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, ओ पर लगाना है। कौन सा लगाना है, ओ स्वर में परिवर्तन करना है, और इस ए का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। इस ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब इसका हम शब्द देखें, मैं का मैं हो गया, न हमारे पास आधा है, इसके अंदर जो स्वर की मात्रा आएगी वो कौन सी आ जाएगी, ओ की मात्रा आ गई, ये ओ की हमने मात्रा लगा दी, इस स्वर का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। शेष वर्ण हमारे पास बन गया भीलासा, तो ये मन प्लस में अभिलाषा से शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा बन जाएगा। मनोभिलाषा के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मन प्लस में क्या होगा, अभिलाषा, मतलब मन की इच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है, मन प्लस में अनुकूल दे रखा है, मन प्लस में अनुकूल। तो यहां पर हम देखें मैं का मैं आ गया, इसके बाद में न के नीचे हल लगाएंगे, तो यहां पर जो स्वर आ रहा है वो स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद में विसर्ग है, और अंतिम जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी कौन सा है, ए स्वर आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार आपको दो परिवर्तन करने हैं। पहला परिवर्तन तो इनके स्थान पर आपको परिवर्तन किसमें करना है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया हमने, और ए का क्या करना है, आपको लोप करना है। तो यहाँ पर मैं का मैं हो गया, न के अंदर ध्वनि किसकी आएगी, ओ की आएगी, ओ की मात्रा लगा दी, ए का लोप कर दिया, शेष बन गया अनुकूल। तो ये मन प्लस में अनुकूल से क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। मनोनुकूल के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, और नियम के अनुसार देखें तो आपको नियम ये है कि ए स्वर होना चाहिए, ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के साथ कौन से स्वर का मेल हो, केवल ए स्वर आ जाए। तो आपको विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन किसमें करना है, ओ में करना है, और इस दूसरे वर्ण के अंदर जो ए आ रहा है उस ए का क्या कर देना है, लोप कर देना है। इस प्रकार मनोनुकूल है, मनोभिलाषा है, नैनोभिराम है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर यदि आपको संधि पूछे तो ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। एक उदाहरण और देखें, इस प्रकार आपको दे रखा है, नैन विसर्ग अभिराम दे रखा है, नैन विसर्ग अभिराम। यहाँ पर देखें हम न का न ये, और यहाँ पर न के अंदर यदि अंतिम वर्ण निकालें तो यहाँ पर अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है।
अब यहाँ पर जो संधि या विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होगा तो यहाँ पर ए और विसर्ग के स्थान पर हमें यहाँ पर जो ध्वनि करनी है वो किसकी ध्वनि आएगी, ओ स्वर की ध्वनि आ जाएगी, और इस ए का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये शब्द बनाएंगे, न का न हो गया, ये का ये हो गया, ये आधा है न, इसके अंदर जो ध्वनि आएगी वो किसकी आएगी, ओ की आएगी। यहाँ पर न पर हमने ओ की मात्रा लगा दी, इस ए का क्या हो गया, लोप हो गया। शेष हमारे पास बच गया भी रा में, नैन प्लस में अभिराम से ये शब्द क्या बन गया, नैनो अभिराम बन गया। अभिराम का अर्थ आपको पूछे तो अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। एक अभिराम होता है, एक क्या होता है, अविराम होता है। शब्द युगों में कई बार पूछा जाता है अविराम और अभिराम। तो अभिराम का अर्थ पूछे तो क्या होता है, सुंदर होता है, और अविराम का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। तो इस प्रकार की जो उदाहरण है वहां पर जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। यदि आपको ये उदाहरण ये इस प्रकार दे रखा है, नैन प्लस में अभिराम, विसर्ग नहीं दे रखा है, नैन प्लस में क्या दे रखा है, अभिराम दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नए के अंदर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आर है, और यहाँ पर भी स्वर कौन सा आ रहा है, ए आर है। तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। तो स्वर आ रहे हैं तो यहाँ पर ए और ए का मेल होगा, तो हमने ये पढ़ा है कि दीर्घ संधि के अंदर ए और ए का परिवर्तन किस में हो जाता है, आ में हो जाता है। यदि नैन प्लस में अभिराम आपको इस प्रकार दे रखा है तब तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, और नैन विसर्ग अभिराम दे रखा है तब ये शब्द क्या बनेगा, नैनो अभिराम बनेगा। और नैन अभिराम से देखें तो ये शब्द क्या बन जाएगा, नैना अभिराम बन जाएगा। दीर्घ संधि के अनुसार ये शब्द क्या बन जाएगा, नैना अभिराम, और विसर्ग संधि के अनुसार ये शब्द क्या बनेगा, नैनो अभिराम बनेगा। तो दूसरा नियम हमने ये पढ़ा है कि पहले ए दे रखा है और ए के बाद में विसर्ग आ जाए और इसके बाद में ए शब्द आ जाए, तो आपको विसर्ग के स्थान पर ओ करना है और इससे ए का क्या कर देना है, लोप कर देना है। इसी प्रकार एक उदाहरण दे रखा है आपको, परोक्ष, और आपको पूछ रहे इस परोक्ष शब्द के अंदर संधि कौन सी है, गुण संधि है या व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। हाँ, परोक्ष के अंदर देखें तो यहाँ पर परोक्ष के अंदर भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या आपको परीक्षा में दे दिया, पर विसर्ग उक्ष दे रखा है, एक में आपको पर विसर्ग अक्ष दे रखा है, एक में आपको पर विसर्ग अक्षी दे रखा है, पर विसर्ग अक्षी, और एक में आपको पर विसर्ग औक्ष दे रखा है। इस प्रकार आपको विभाजन दे रखे हैं चार, और आपको पूछ रहे इस परोक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखें पर प्लस में उक्ष है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो गुण संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर ए और उ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उक्ष और पर उक्ष का मतलब कोई सार्थक अर्थ नहीं है, परोक्ष, और इसका सार्थक विभाजन पर प्लस में उक्ष नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पर प्लस में अक्ष दे रखा है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर ए और विसर्ग का परिवर्तन किस में कर दिया, ओ में कर दिया, ए का लोप कर देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, परोक्ष बन जाएगा। लेकिन पर प्लस में अक्ष और पर प्लस में अक्षी दे रखा है, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वो क्या है, अक्ष नहीं है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, अक्षी है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस में क्या होगा, अक्षी होगा, मतलब आंखों के परे। तो यहाँ पर ई का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो व्यंजन संधि के अंदर यदि विसर्ग संधि के अंदर यदि आपको देखें परोक्ष के अंदर संधि पूछे तो कौन सी है, विसर्ग संधि है, और इसका सार्थक संधि विच्छेद पूछे तो इसका सार्थक संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस में क्या हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। पर प्लस में क्या होगा, अक्षी होगा, अक्ष नहीं होगा, यहाँ पर पर प्लस में क्या हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। अक्षी का अर्थ क्या होता है, आंख होता है, मतलब आंखों के परे, और ई का यहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द ये क्या बनेगा, परोक्ष बनेगा। तो इस प्रकार परोक्ष के अंदर है, नैनो अभिराम के अंदर है, यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि के अनुसार यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें परिवर्तन हो रहा है, ओ में हो रहा है। तो इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के अंदर जो उत्तर विसर्ग संधि है वहां पर दो नियम पढ़े हैं, एक सह घोष वाला नियम पढ़ लिया है, और एक ए के बाद में यदि विसर्ग आ जाए उसके बाद में ए घोष वर्ण आ जाए तो आपको दो परिवर्तन करने हैं, विसर्ग और ए के स्थान पर ओ में परिवर्तन करना है, और दूसरे ए का क्या कर देना है, लोप कर देना है। इसी प्रकार उत्तर विसर्ग संधि के अंदर एक नियम और है, तीसरा नियम हम ये पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि पहले ए शब्द आ जाए
और ए के बाद में क्या हो, विसर्ग हो। पहले ए और ए के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और यहां पर ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ए के अलावा, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। पहले ए हो और ए के बाद में क्या हो, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में ए के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर विसर्ग का केवल क्या करना है, लोप करना है। यहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है, अतः प्लस में एव दे रखा है। अतः प्लस में क्या दे रखा है, एव दे रखा है। यहां पर देखें ए का ए हो गया, तय के अंदर जो वर्ण है वो कौन सा है, अंतिम वर्ण निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए के बाद में विसर्ग आ रहा है, इसके बाद में ए के अलावा कोई भी स्वर आए तो आपको केवल विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। तो ये अतः प्लस में एव से ये संधि शब्द आ जाएगा, वो क्या बनेगा, अतएव बनेगा, अतएव। अतएव के अंदर यहाँ पर यदि आपको संधि पूछे तो क्या है, विसर्ग संधि है, और संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, अतः प्लस में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है, मने प्लस में उच्छेद दे रखा है, मने प्लस में उच्छेद। यहां पर मैं का मैं आ गया, न के बाद में यहाँ पर ए और ए के बाद में विसर्ग है, और यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, उ स्वर आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार आपको विसर्ग का केवल क्या करना है, लोप करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह मने उच्छेद इस प्रकार लिखा जाएगा, मने उच्छेद। तो यहाँ पर मने उच्छेद के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, और ये मने प्लस में क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। तो एक नियम ये है कि ए के बाद में विसर्ग आ जाए, उसके बाद में क्या आ जाए, ए के अलावा कोई भी शब्द आ जाए। इसके अंदर जो चौथा नियम है वो ये है कि पहले ए स्वर हो, पहले चौथा नियम ये कहता है कि पहले ए स्वर हो और ए के बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर ए घोष वर्ण आ जाए। कौन से वर्ण, ए घोष। और ए घोष वर्णों में आपको मिलेंगे या तो क या ख या प या फ। इस प्रकार के यदि कोई वर्ण आ जाए तो आपको विसर्ग में यहाँ पर ए के बाद में विसर्ग, उसके बाद में ए घोष आ जाए तो आपको विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में कौन से वर्ण आ जाए, ए घोष आ जाए, तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपको शब्द दे रखा है, मने प्लस में कामना। एक उदाहरण दे रखा है, अधः प्लस में पतन। एक उदाहरण दे रखा है, प्रातः धन काल। एक दे रखा है, रजय विसर्ग कर्ण। इस प्रकार के जो उदाहरण दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो पहले ए आ रहा है और ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर भी कौन सा वर्ण है, ए घोष वर्ण है। यहाँ पर भी कौन सा है, ए घोष है। यहाँ पर भी कौन सा है, ए घोष वर्ण है, और यहाँ पर भी कौन सा है, ए घोष वर्ण है। यदि यहाँ पर ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में स घोष वर्ण आ जाए तो आपको विसर्ग का परिवर्तन किस में करना था, ओ में करना था। और लेकिन यहाँ पर यदि ए घोष वर्ण आ जाएगा तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस शब्द को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो मने प्लस में कामना से ये मनोकामना शब्द नहीं होगा। यदि आपको शब्द शुद्धि के आधार पर ये मनोकामना यदि शब्द दे रखा है तो ये शब्द यहाँ पर क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो ये केवल शब्द शुद्धि के आधार पर ये शब्द क्या माना जाएगा, मने कामना होगा। क्या होगा, मने कामना। इसी प्रकार अधः प्लस में पतन। अधः प्लस में पतन से देखें तो ये अधोपतन नहीं होगा। यदि आपको ये दे रखा है, अधोपतन दे रखा है ऑप्शन के अंदर, और एक ऑप्शन के अंदर आपको ये अधः पतन दे रखा है, और संधि के आधार पर यदि आपको अशुद्ध शब्द पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, अधः पतन होगा, न कि अधोपतन होगा। इसी प्रकार प्रातः काल से दे रखा है तो ये प्रातः काल कोई शब्द नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ए घोष वर्ण आ रहा है तो यहाँ पर केवल ये शब्द क्या होगा, प्रातः काल। कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसी प्रकार रजय विसर्ग कर्ण दे रखा है, और ऑप्शन में आइए आपको रजोकर्ण दे रखा है, और एक ये रजय कर्ण दे रखा है।
तो यहाँ पर रजोकर्ण नहीं होगा, यहाँ पर ये शुद्ध शब्द क्या होगा, रजयकर्ण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि ए के बाद में विसर्ग आ जाए, उसके बाद में कै खे पै पै इस प्रकार है गोस्वर्ण आ जाए, तो आपको विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यदि आपको शब्द ये दे रखा है अधय प्लस में लिखित, अधय प्लस में लिखित दे रखा है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ए का ए आ गया, यहाँ पर ध है, ध के अंदर यदि हम वर्ण देखें तो स्वर कौन सा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, लय आ रहा है। लय जो वर्ण है वो कौन सा है, स गोस वर्ण है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विसर्ग का क्या होगा, परिवर्तन होगा, और विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, ओ में करना है। यहाँ पर अधय प्लस में लिखित से ये अधय लिखित नहीं बनेगा, ये शुद्ध शब्द क्या बनेगा, अधोलिखित बनेगा। क्या बनेगा, अधोलिखित। ये शब्द तो क्या बनेगा, अधोलिखित बनेगा। और ये अधःपतन के अंदर यदि आपको पूछे तो ये अधोपतन नहीं होगा, ये क्या बनेगा, अधःपतन बनेगा। तो इस प्रकार ये उत्तर विसर्ग संधि के अंदर हमने 4 प्रकार से परिवर्तन पढ़ लिए हैं। एक स्थान पर ए गोस वर्ण आ गया, एक स्थान पर स गोस आ गया, एक में ए का लोप करना है और एक स्थान पर आपको विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। तो विसर्ग संधि के अंदर हमने सप्तम विसर्ग संधि के अंदर 2 या 3 परिवर्तन पढ़े हैं। उत्तम विसर्ग संधि के अंदर हमने 4 जो परिवर्तन पढ़े हैं, और तीसरा इसका जो भेद हमने पढ़ा है रुत्तम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर जो तीसरा जो प्रकार है वो रुत्तम विसर्ग संधि की यदि हम बात करें, रुत्तम विसर्ग संधि, इसके अंदर एक नियम ये कहता है कि पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो, तो ए के अलावा कोई भी स्वर, ए के अलावा, ए के अलावा कोई भी स्वर, लेकिन ए के अलावा कोई भी स्वर हो, लेकिन आपको जो उदाहरण मिलेंगे या तो इतनी छोटी ई की मात्रा मिलेगी, या फिर बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, और या फिर ऊ की मात्रा मिलेगी, और इसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर कौन से वर्ण आ जाए, स गोस वर्ण आ जाए। कौन से वर्ण हो, स गोस वर्ण हो। अब आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो इस नियम के अनुसार विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, रय में करना है। रुत्तम विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग का क्या बनेगा, रय बनेगा। और नियम ये कहता है कि पहले ए के अलावा कोई भी स्वर आना चाहिए। ए के अलावा कोई स्वर के अंदर आपको या तो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा मिलेगी, या बड़े ई की मात्रा मिलेगी, या फिर छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। और यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन सी आना चाहिए, स गोस। स गोस हमने पढ़ लिया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, यह है, और सभी स्वर है वो क्या कहलाते हैं, स गोस वर्ण कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। ये जितने भी वर्ण आ जाएंगे तो इनमें से कोई यदि वर्ण होगा तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, रय में करना है। जैसे यदि हम एक उदाहरण देखें, आपको उदाहरण दे रखा है बही विसर्ग गमन दे रखा है, बही विसर्ग क्या दे रखा है, गमन दे रखा है। अब यहाँ पर देखें बै का बै आ जाएगा, है के अंदर देखें तो यहाँ पर है के अंदर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है, ई है। ई के बाद में क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, गय आ रहा है, और गय वर्ण यहाँ पर कौन सा है, स गोस वर्ण है। तो इस नियम के अनुसार ई के बाद में विसर्ग आ जाए और यहाँ पर स गोस वर्ण आ जाए तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, रय में करना है। तो रय में करेंगे हम, बै का बै हो गया, है पर ई की मात्रा आ गई ही। अब आधा ही जो रहा है, आधा रह अपने आगे वाले वर्ण पर जाएगा, तो आगे जो वर्ण है वो कौन सा है, गय। गय पर ये इस प्रकार हम लिखेंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, बहिर्गमन हो जाएगा। बहिर्गमन के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। और नियम में ये है कि ई के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, स गोस आ रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, रय में करना है। इसी प्रकार एक उदाहरण आपको ये दे रखा है, बही विसर्ग आगमन दे रखा है, बही विसर्ग आगमन। यहाँ पर देखिए ई आ रहा है और ई के बाद में यहाँ पर जो क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पर स गोस वर्ण क्या आ रहा है, ए, तो आ स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में यदि कोई भी स गोस वर्ण आ जाए तो आपको विसर्ग का परिवर्तन इस नियम के अनुसार किस में करना है, रय में करना है। तो बै का बै लिख दिया हमने, ही का ही आ गया, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, आधे रय में हो गया।
लेकिन आधे रह के बाद में स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो रह के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, रा हो गया, गै का गै लिखेंगे, मैं और न, ये शब्द के क्या हो जाएगा, बहिरागमन हो जाएगा। बहिरागमन के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। इसी प्रकार एक उदाहरण आपको दे रखा है, बहिरंग, बहिरंग दे रखा है। इसके अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर संधि भी कौन सी है, विसर्ग संधि है। और आपको संधि विच्छेद दे रखा है, एक में बहि विसर्ग रंग दे रखा है और एक में बहि विसर्ग अंग दे रखा है। तो इस प्रकार यदि संधि विच्छेद दे रखा है तो यहाँ पर बहि प्लस में रंग के या बहि प्लस में अंग, तो इसका सार्थक विभाजन क्या होगा, ये बहि प्लस में क्या होगा, अंग होगा, ये रंग नहीं होगा। कारण बै का बै लिख दिया हमने, है के अंदर ई है और ई के कारण इस रह का परिवर्तन किस में हो गया है, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, आधे रह में हो गया है। और रह के बाद में यहाँ पर स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये रह क्या हो गया, पूरा हो जाएगा और इसका सार्थक विभाजन क्या होगा, बहि प्लस में क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, आयु विसर्ग वेद दे रखा है, आयु विसर्ग वेद। एक उदाहरण दे रखा है, आसी विसर्ग वाद दे रखा है, आसी विसर्ग वाद। एक उदाहरण दे रखा है आपको, आसी विसर्ग वचन दे रखा है। एक उदाहरण है, यजु विसर्ग वेद दे रखा है, यजु विसर्ग क्या दे रखा है, वेद दे रखा है। अब इस नियम के अनुसार इसका हम संधि शब्द देखें, इसका संधि शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर स्वर आ रहा है वो कौन सा है, उ है, उ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ पर जो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वे आ रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि ई या उ आ जाए, इसके बाद में विसर्ग आ जाए, इसके बाद में सह को स्वर्ण आ जाए, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, आधे रह में करना है। तो यहाँ पर इसका शब्द बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आ यु, आधे रह का परिवर्तन है, यहाँ पर आधा रह वह पर चला जाएगा, ये शब्द क्या बन जाएगा, आयुर वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयुर वेद। तो आयु विसर्ग वेद से क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। इसी प्रकार आसी विसर्ग वाद दे रखा है, तो आ का आ लिख दिया हमने, सी का सी हो गया। अभी विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है आपको, आधे रह में, और आधा रह ये किस पर चला जाएगा, वह पर चला जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। ये शब्द आशीर्वाद शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है, आशीर्वाद। तो यहाँ पर ई की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, और ये जो रह है वो किस पर आएगा, वह पर आएगा, ठीक है ना। और संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। इसी प्रकार हम देखें, आ सी विसर्ग का परिवर्तन रह में हो गया और ये शब्द क्या बन जाएगा, आसी वचन बन जाएगा। यजु प्लस में वेद से देखें तो यह का यह हो गया, जू का जू हमने लिख दिया, विसर्ग का परिवर्तन आधे रह में हो गया, ये शब्द क्या बन जाएगा, यजुर्वेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। इस प्रकार आयुर्वेद है, यजुर्वेद है, आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। यहाँ पर आपको संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछने की ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर संधि कौन सी है, तो ऋग्वेद के अंदर यदि हम संधि देखें तो यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है। यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर आधा जो गया आ रहा है तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। तो हमने व्यंजन संधि में पढ़ा है कि जिस प्रकार ऋग प्लस में वेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग प्लस में क्या होगा, वेद होगा। और कै के बाद में यहाँ पर ये वह वर्ण आ रहा है, तो कै का जो परिवर्तन है अपने वर्ग के किस में हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर कै का परिवर्तन किस में हो गया है, गै में हो गया है। तो ऋग्वेद के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, व्यंजन संधि है। लेकिन आपको आयुर्वेद और यजुर्वेद के अंदर यदि संधि पूछे तो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि के अंदर, उत्तर विसर्ग संधि के अंदर आपको जो विसर्ग का परिवर्तन है वो किस में करना है, रह में करना है। और रह में यहाँ पर नियम ये है कि पहले ए या आ स्वर नहीं आना चाहिए। ए या आ स्वर के अलावा कोई यदि कोई स्वर हो, चाहे छोटे ई की मात्रा हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, छोटे ऊ की मात्रा हो, और उसके बाद में विसर्ग के बाद में सह को स्वर्ण आ जाए, तो आपको विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है, रह में करना है। इसके अंदर एक नियम और है विसर्ग संधि के अंदर, नियम ये कहता है कि पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो, तो आपको उदाहरण ये मिलेंगे, या तो ई की मात्रा छोटे ई की मात्रा, या फिर बड़े ई की मात्रा, या फिर ऊ की मात्रा।
और इसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए। और यहाँ पर जो वर्ण है वो कौन से आ जाए, या तो क वर्ण हो या फिर ख वर्ण आ जाए, या प या फ या मैं, मतलब ये जो एगोस वर्णों में हम देखें क ख प फ इस प्रकार या मैं, ये जो वर्ण आपको दे रखे हैं, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है आप रे में न करके विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। दूसरा नियम ये विसर्ग संधि के अंदर यदि ई ऊ के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क ख प फ या मैं इस प्रकार के वर्ण आते हैं, तो आपको विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, स में करना है, न कि रे में करना है। जैसे यदि आपको एक उदाहरण दे रखा है, बही विसर्ग कार दे रखा है, बही विसर्ग क्या दे रखा है, कार दे रखा है, तो यहाँ पर देखो है के अंदर शब्द कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद में यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ण है वो क आ रहा है, मतलब क ए गोस वर्ण आ रहा है। अब आपको विसर्ग का परिवर्तन रे में नहीं करना है। अब यदि यहाँ पर ए गोस वर्ण आ जाए तो विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है। तो इसका यदि हम शब्द देखेंगे तो बही प्लस में कार से ये क्या बन जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है बहिष्कृत, बहि विसर्ग कृत, तो यहाँ पर ई के बाद में क्या है, विसर्ग, विसर्ग के बाद में यदि आपको ए गोस वर्ण क दे रखा है तो यहाँ पर भी विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मूर्धन्य स में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, बहिष्कृत बन जाएगा। इसी प्रकार आपको शब्द दे रखा है आवि विसर्ग का दे रखा है, आवि विसर्ग क्या दे रखा है, का। यहाँ पर वह के अंदर शब्द कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, ई के बाद में विसर्ग, और यहाँ पर वर्ण कौन सा आ रहा है, क आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मूर्धन्य स में हो जाएगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा, आविष्कार बन जाएगा। तो इस प्रकार बहिष्कार है, बहिष्कृत है, आविष्कार है, इस प्रकार के यदि आपको शब्द पूछे तो यहाँ पर जो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का जो परिवर्तन है वो रे में न होकर ए गोस वर्ण के कारण किस में हो रहा है, स में हो रहा है। मैं वाले उदाहरणों की बात करें, जिस प्रकार आपको शब्द दे दिया आयु विसर्ग मान दे रखा है, आयु विसर्ग क्या दे रखा है, मान दे रखा है। यहाँ पर आ का आ लिख दिया हमने, यह के अंदर शब्द कौन सा आ रहा है, ऊ आ रहा है, लेकिन ऊ के बाद में विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर मैं आ रहा है, मतलब स गोस वर्ण आ रहा है, फिर भी यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन आपको किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। इसी प्रकार आपको आयु विसर्ग मति दे रखा है, आयु विसर्ग मति, तो यहाँ पर आयु का आयु लिख दिया हमने, विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किस में करना है, मूर्धन्य स में करना है, और ये शब्द क्या हो जाएगा, आयुष्मति हो जाएगा। तो इस प्रकार आयुष्मान है, आयुष्मति है, बहिष्कार है, बहिष्कृत है या आविष्कार है, इस प्रकार के उदाहरणों में यदि आपको संधि पूछे तो यहाँ पर भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। तो इस विसर्ग संधि का हमने कुछ नियम पढ़े हैं। एक स्थान पर हमने स में परिवर्तन किया है, एक स्थान पर ओ में परिवर्तन किया है विसर्ग का, और एक स्थान पर हमने विसर्ग का जो परिवर्तन है वो किसमें किया है, रे में किया है। एक नियम ये है, इस प्रकार ये उदाहरण दे रखे हैं आपको, एक नीरस है, नीरव है, या फिर निरोग है। यहाँ पर यदि आपको संधि पूछे नीरस, नीरव या निरोग, तो इन शब्दों के अंदर भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। अब देखो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर नी के अंदर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, नी विसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। अब नियम ये है कि यदि पहले ए, ई और ऊ ह्रस्व स्वर आते हैं, पहले ए दे रखा है या ई स्वर है या ऊ है, और इसके बाद में क्या है, विसर्ग, और यहाँ पर कौन सा वर्ण आ जाए, रे आ जाए, तो ये जो ह्रस्व स्वर है इनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। तो ए का परिवर्तन किस में करना है, आपको आ में करना है, ह्रस्व ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दीर्घ ई में हो जाएगा, और ये ह्रस्व ऊ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, ऊ में हो जाएगा, और इस विसर्ग का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो यहाँ पर नीरस के अंदर यदि आपको संधि पूछे तो क्या है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछे नी विसर्ग क्या होगा, रस होगा। तो ये यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार यहाँ पर ह्रस्व ई है, इसके बाद में विसर्ग आ रहा है, इसके बाद में रे आ रहा है, तो पहला परिवर्तन आपको क्या करना है, ये जो ह्रस्व स्वर है इसका परिवर्तन दीर्घ में करना है, तो ई की मात्रा हमने क्या कर दी, दीर्घ कर दी। विसर्ग का क्या करना है, आपको लोप करना है, और ये शब्द क्या आ गया, नीरस, मतलब रस से क्या हो गया, रहित हो गया।
लेकिन आपको निरस के अंदर यदि उपसर्ग पूछे तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा, निर प्लस में ये क्या होगा, रस होगा। इसी प्रकार नीरव के अंदर देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नी विसर्ग क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इसी प्रकार निरोग के अंदर देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नी विसर्ग क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। जब उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग यहाँ पर क्या आएगा, निर रव हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो ये निर प्लस में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, मतलब रोग से रहित या रस से रहित, या रव का अर्थ है आवाज या ध्वनि, मतलब ध्वनि से रहित। तो इस प्रकार यदि आपको नीरस है, निरव है, निरोग है, यहाँ पर संधि पूछे तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। और यदि आपको उपसर्ग पूछे तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, निर, निर और निरुपसर्ग है। तो ये जो हमने संधि के जो 3 भेद है, एक स्वर संधि हमने पढ़ ली है, और एक व्यंजन संधि के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है, और तीसरा जो भेद है वो विसर्ग संधि के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। इस प्रकार आपके 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, एक तो वर्ण विचार का और एक संधि का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उपसर्ग या प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।